नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री का हथौड़ा सीरीज के अंदर ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में, जिनको ज्योतिबा फुले भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सीडीएस को 6 बार क्वालिफाई किया है, एफएट को 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है, और साथ में जो हमारे अमन है उन्होंने भी सेम क्वालिफाई किए हैं, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू को उन्होंने फेस भी किया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है, तो आप डेफिनेटली एक बार हमको मौका दीजिए, बात कीजिए। शायद आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और आपको एक अच्छी गाइडेंस के साथ आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। तो अभी रिसेंट का कंटेक्स्ट क्या है, किस वजह से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अभी कोरोना का टाइम चला हुआ है, साथ में ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी जो देश के अंदर समस्या थी, वो वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम थी, और बिना वैक्सीनेशन के बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि ज्योतिबा फुले का जो जन्मदिन होता है 11 अप्रैल को, और बाबा राव अंबेडकर का जो जन्म होता है 14 अप्रैल को। तो 2021 के अंदर इन दोनों जो महान लोग हैं, इनके बीच का जो टाइम है, यानी एक के बर्थडे से दूसरे के बर्थडे तक का जो टाइम है, उसको एज ए वैक्सीनेशन फेस्टिवल मनाया गया, यानी कि टीका उत्सव। तो ये हमारा रिसेंट का कंटेक्स्ट था, इसी की वजह से हम आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और ये दोनों ही शख्सियत हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और एग्जाम इस लेक्चर के बाद भी आप अपनी जो बुकलेट है, टेक्स्ट बुक है, उनमें भी आप इनको पढ़िएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब हम आते हैं, ज्योतिबा फुले कौन थे, क्या थे, और कहां से ये बिलोंग करते थे। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के रीजन से बिलोंग करते थे, और सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था 1827 के अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया था। तो ये बताइए कि उन्होंने जो स्त्री प्रथा थी, उसको किस टाइम पे उन्होंने अबोलिश करवाया था, तो उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने अपना जन्म लिया 1827 के अंदर। और इनको क्या बोला गया, महात्मा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी वो भी एक महात्मा थे, और जो उनसे पहले जिनको महात्मा बोला गया वो कौन थे, ज्योतिराव फुले थे। ठीक है, इनको महात्मा किसने बोला, 1888 के अंदर विठल राव कृष्ण जी वांडेकर जी ने इनको बोला, जो कि महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट थे। अब हम आते हैं सोशल रिफॉर्म्स एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया। उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड और देना चाहता हूं इनके बारे में। जो ज्योतिराव फुले थे, ये माली जाति से आते थे, यानी कि जो इनका व्यवसाय था वो क्या होता था, कि जैसे जो जंगल होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, हॉर्टिकल्चर होता है, इन सभी चीजों की देखरेख करना, और इनके अंदर ये बताना किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने आम भाषा में आपने घर के आसपास देखे होंगे, जो माली होते हैं उनका क्या काम होता है, वो गार्डनिंग से रिलेटेड अपना काम करते हैं। तो अब इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किया ना, वो भी अपने जो सोसाइटी के अंदर उन्होंने जो जो चीजें देखी हैं, जिस जिस चीज के अंदर उनको सप्रेशन फील हुआ, तो उन्होंने वही सारे मुद्दे उठाए हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा उठाया उन्होंने, अनटचेबिलिटी का उठाया है, और कास्ट सिस्टम का उठाया है। क्योंकि उस समय पे जो अपर कास्ट होती थी, वो लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस करती थी, और वो अपने आप को एक अलग से सेपरेट करती थी दूसरी सोसाइटी के साथ, यानी कि जो उनसे नीचे हैं उनको वो अच्छे से एज ए ह्यूमन बीइंग भी ट्रीट नहीं करते थे, और अनटचेबिलिटी जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको फॉलो करते थे। और क्योंकि वो कुप्रथाएं फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कास्ट सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेट हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर। तो ये दोनों चीजों को उन्होंने उठाया। उसके बाद उन्होंने क्या उठाया है मुद्दा, उन्होंने उठाया है वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा, कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री बाई फुले, तो उन्होंने सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर वुमेन की एजुकेशन के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा काम किया है। उस समय पे ये पहला कपल था जिसने इतना तकड़े तरीके से एक सोसाइटी के अंदर लोकल लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे जो अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्योंकि ये दोनों तीनों चीजें ही ये उस समय पे, क्योंकि हिंदू फैमिली के अंदर बिलोंग करते थे और हिंदू ही इनकी सोसाइटी थी, तो इन्होंने हिंदू जो एज ए रिलीजियस रिफॉर्म भी ये माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है अभी तक, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, वुमेन, और हिंदू रिफॉर्म या फिर हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है एक तरीके का इनका। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने क्या किया कि 1848 के अंदर, क्योंकि अपनी जो वाइफ है सावित्री बाई फुले, उनके साथ इन्होंने गर्ल्स के लिए ये एक स्कूल को बना रहे थे। और उन्होंने जो स्कूल बनाए हैं वो कहाँ पे बनवाए हैं दोस्तों, पुणे के अंदर बनवाए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो अनटचेबल क्लास थी, जिसके अंदर उस टाइम पे एक माहर नाम की जाति होती थी और मांग नाम की जाति होती थी, तो उनके बच्चों को उन्होंने बुलाया और उनके लिए भी एक अलग से स्कूल स्टार्ट किया। तो उन्होंने दो तरीके के स्कूल स्टार्ट किए। पहला स्कूल कैसा है, गर्ल्स के लिए। दूसरा स्कूल किन के लिए है, अनटचेबल
के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब तीसरा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और आता है दोस्तों, ये क्या किया कि उस टाइम पे भी जैसे 1829 के अंदर जो सती प्रथा थी वो बैन हो गई थी लीगली, बट उसकी प्रैक्टिस अभी भी चल रही थी। तो उसकी प्रैक्टिस जब चल रही थी, और वो प्रैक्टिस कहां पर ज्यादा मानी जाती है, वो अपर कास्ट में माने जाते हैं। और अपर कास्ट उसमें उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन होते थे, ब्राह्मण्स होते थे। तो वहां पर जो ब्राह्मण्स के जो सती प्रथा थी उस टाइम पे मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वुमेन को फोर्सेबली क्या करवाया जाता, अस्थि बनाया जाता था। बट वहां से कुछ वुमेन्स, क्योंकि उनको लीगली प्रोटेक्शन मिली हुई थी, वहां से वो बच जाती थी। लेकिन उनको जो फैमिली होती है, लड़के की फैमिली, उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी। इस वजह से फिर वो एक तरीके से अनाथ हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण जो विडोज थी, जो प्रेग्नेंट विडोज थी, उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल होम बनवाया, जिसके अंदर वो अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं और उनका पालन पोषण कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो एक तरीके से इन्होंने एक काम और किया है, वो है इन्फेंटिसाइड की बचाना, इन्फेंटिसाइड से बचाना। यानी इन्फेंटिसाइड क्या होता है दोस्तों, भ्रूण हत्या, यानी भ्रूण के अंदर हत्या। तो अगर भ्रूण के अंदर हत्या से बचा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके के होम देने पड़ेंगे। तो एक तरीके वो क्या होते हैं, ऑर्फेनेज होम, यानी अनाथालय टाइप से। तो उन्होंने अनाथालय को भी बताया, अनाथालय को बनाया। तो देखिए, एक इंसान ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इतने सारे काम किए हैं, जो कि सोसाइटी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, उन्होंने वो टैकल करने की कोशिश करी है। और इन्हीं सिचुएशंस की वजह से और इन्हीं कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको क्या बोला गया, महात्मा ज्योतिराव फूले बोला गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें अब आते हैं, 2 पॉइंट और आते हैं, 7वां और 8वां पॉइंट। 7वें पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बताया, अपने घर के बाहर उन्होंने क्या बताया, एक कॉमन बाथिंग टैंक बनाया है। यानी कि अपने घर के बाहर एक ऐसा टैंक बना दिया जहां पर कोई भी आए पानी भर सकता है, कोई भी आए वहां पर नहा सकता है। तो इस टाइप की चीजें, यानी उन्होंने एक तरीके से क्या कह दिया कि यहाँ पर कोई भी इंसान आ सकता है, यानी कि सभी की जाति सेम है, सभी एक इंसानियत के साथ आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, उनको स्पेसिफिकली किसी जाति से डेजिग्नेट नहीं किया जाएगा, किसी को ये नहीं बताया जाएगा ये ऊंचा आदमी है, ये नीचा आदमी है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कॉमन बाथिंग की प्रैक्टिस वहां पे स्टार्ट कर दी। साथ में उन्होंने ये भी बताना स्टार्ट कर दिया कि हमें अगर खाना है तो हम खाना भी एक साथ बैठ के खा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली है। उसके बाद आते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वें पॉइंट में उन्होंने बोला है, 1857 के अंदर ज्योतिबा, सॉरी 1873 के अंदर ज्योतिराव फुले ने एक अलग से समाज बनाया। उस समाज का नाम रखा उन्होंने सत्यशोधक समाज, यानी कि सोसाइटी ऑफ सिकर ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ये किन के लिए थी दोस्तों, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, यानी कि उस टाइम की जो नीची जाति थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, और जो कास्ट सिस्टम है उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, और एक ऐसे लोगों का स्फीयर क्रिएट करने के लिए, एक ऐसे लोगों की सोसाइटी क्रिएट करने के आइडिया दिया था जहां पे सभी लोग रैशनल थिंकिंग रखें, यानी कि समान रूप से सभी चीजों को एक ढंग से आउटलुक के साथ सभी चीजों को देखने की कोशिश करें, ना कि वो जाति के आधार पर या रिलीजन के आधार पर किसी को ऊंचा और नीचा बताएं। ठीक है दोस्तों, ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद उनके कुछ एक वर्क्स भी हैं जो कि उन्होंने पब्लिश किए हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसमें क्या है, तृतीय रत्ना बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद गुलामगिरी है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। सत्यशोधक समाजों, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। पावड़ा पावड़ा भी बहुत ज्यादा फेमस, क्योंकि ये लाइफ ऑफ शिवाजी के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों जो भी बची हुई है वो आप उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा डिफेंस स्टडीज है, उसकी एक ऐप भी बनी हुई है प्ले स्टोर के ऊपर भी और एप्पल स्टोर के ऊपर भी। आपको बहुत सारे कोर्सेज वहां पर फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां से टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज हो या पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हो, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप डिफेंस स्टडीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और अगर आप एप्पल के यूजर हैं तो आप क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड में क्या डालेंगे, YWSEP डाल दीजिए। आप वहां से सभी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें कंटेक्ट करना है, तो उसके सभी लिंक्स को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8930919491 पे ऊपर, ईमेल कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com के ऊपर, और आप हमें टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम बहुत सारे फ्री कंटेंट डालते रहते हैं और गाइडेंस की टिप्स भी आपको देते रहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।